ये सब अगर संभव हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों के सहयोग, समर्थन और हमारी मेहनत, बिट्टू झा सर के मेहनत। हमको लगता है हमसे ज़्यादा मेहनत बिट्टू झा सर की है। संस्थान को बिहार एसएससी के एग्जाम में बहुत बेहतरीन सफलता मिला, संस्थान को बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत बेहतरीन सफलता मिला कि अब बीपीएससी में भी कुछ किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। और पिछले लगभग 1 साल से बीपीएससी के बैच का अनाउंसमेंट हम की 1-1.5 साल से बीपीएससी के बैच का अनाउंसमेंट करके रखे हैं, लेकिन फाइनली जो है अब सच में बीपीएससी का बैच आज से शुरू हो रहा है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का ये तीसरा संस्थान है। तो ताली नहीं बजाना है, ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइएगा, किसी भी बात पे ताली नहीं बजाना है, ठीक है? जब अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, खुशी होगा तो बजा दीजिएगा। तो ये सब अगर संभव हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों के सहयोग, समर्थन और हमारी मेहनत, बिट्टू झा सर के मेहनत। सिर्फ हमारा मेहनत नहीं, जितना मेहनत हम किए हैं हमको लगता है हमसे ज्यादा मेहनत बिट्टू झा सर किए हैं। तो सभी में बिट्टू झा सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमको लगता है हमसे ज्यादा योगदान बिट्टू झा सर का रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब थोड़ा नखरा करते हैं, आप लोग तो अवगते होंगे, जो अवगत न है तो थोड़ा सा अवगत हो जाइए, थोड़ा नखरा करते हैं, समझे। लेकिन हाँ, जो पढ़ाते हैं बेहतरीन पढ़ाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पढ़ाने में कोई शिकायत नहीं है। देखिए पढ़ाने में कोई शिकायत नहीं है, इसी वजह से नखरा भी करते हैं ना तो कोई चल जाता है, समझ गए। तो हमारा अपना मानना है, और देखिए हम जो भी सीखे हैं, जो भी हम आपसे शेयर करेंगे, पढ़े हैं, किताब पढ़े हैं, विद्वानों के विचारों को पढ़े हैं, वहीं से ये सब सीख मिला है। और सबसे बड़ी सीख क्या देता है जानते हैं? कोई किताब, कोई टीचर आपको सबसे बड़ी सीख नहीं देता है, बल्कि आपको सबसे बड़ी सीख अगर कुछ देता है तो वो आप जो काम करते हैं उस काम में जो सफलता या असफलता मिलता है, उससे जो आप अनुभव प्राप्त करते हैं, आपके द्वारा किए गए काम और उससे प्राप्त होने वाले अनुभव आपको सबसे बड़ी सीख देता है। तो कभी भी किसी भी काम को करने से घबराना नहीं चाहिए। क्या क्या होगा, या तो सफलता मिलेगा या असफलता। सफलता मिला तो ठीक है, अगर असफल हो गए तब पर भी ठीक है, कम से कम जो अनुभव होगा उस अनुभव से सीखेंगे, आगे उस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। लोग किससे सीखता है? लोग सफलता असफलता से ही सीखता है। तो कभी भी ना सफलता में बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होना है और ना असफलता में बहुत ज्यादा हतोत्साहित होना है, क्योंकि आप विश्वास रखिए आपके जीवन से बड़ा कभी कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता है, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे बिहार एसआई एग्जाम हो, चाहे या अन्य कोई भी एग्जाम हो। सबसे बड़ा जीवन, जीवन से बड़ा कुछ नहीं। तो हमने गांधी जी से एक चीज सीखा है, ये चीज गांधी जी से सीखने लायक आप लोगों के लिए भी है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो गांधी जी ऐसा नहीं कि भारत आए और तुरंत बड़ा बड़ा आंदोलन करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं किए गांधी जी। बल्कि गांधी जी सबसे पहले छोटा छोटा चंपारण सत्याग्रह किए, अहमदाबाद किए, फिर जो है खेड़ा सत्याग्रह किए, और तब जाकर के रोलेक्स सत्याग्रह किए, और तब जाकर के जो है एक बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन किए। और फिर असहयोग आंदोलन से देश को आजादी नहीं मिली तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, उससे भी आजादी नहीं मिली तो भारत छोड़ो आंदोलन किए, और तब जाकर के अंतिम में 1947 ईस्वी में भारत को आजादी मिली। तो स्टेप बाय स्टेप
जैसे संस्थान की अगर हम बात करें तो संस्थान को बिहार एसआई में बहुत बेहतरीन सफलता मिला, संस्थान को बिहार एसएससी के एग्जाम में बहुत बेहतरीन सफलता मिला, संस्थान को बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत बेहतरीन सफलता मिला। तो अब हमने सोचा है कि अब बीपीएससी में भी कुछ किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। और पिछले लगभग 1 साल से बीपीएससी के बैच का अनाउंसमेंट हम की 1-1.5 साल से बीपीएससी के बैच का अनाउंसमेंट करके रखे हैं, लेकिन फाइनली जो है अब सच में बीपीएससी का बैच आज से शुरू हो रहा है और पहला मेंस का ही बैच शुरू कर रहे हैं। समझ गए, पहला मेंस का ही बैच शुरू कर रहे हैं और 70वीं मेंस का बैच है ये, समझ गए। और ये पूरी तरीका से निःशुल्क है, लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि जो है आपको कुछ भी परोस दिया जाएगा। अगर आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को जानते हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भी परोसते हैं, जितना भी परोसते हैं, वो बेहतरीन परोसते हैं। और बहुत अच्छे शिक्षक सब जिनका पीपीएससी के फील्ड में काफी अनुभव रहा है, उस प्रकार के शिक्षक जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। एक चीज हम कहना चाह रहे हैं, एक चीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस स्टेज पर जो है बहुत सारे अधिकारी को उतारेंगे, बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट को उतारेंगे, पब्लिक सर्वेंट को उतारेंगे, मतलब अच्छे अच्छे अधिकारी को उतारेंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेसर को उतारेंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो जो पब्लिक सर्वेंट होता है ना, मतलब उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई होती है। एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप मेरे क्लास का जितना वीडियो आपको बनाना है आप बनाइए, आपको जहां डालना है आप डालिए, हम कभी नहीं रोकेंगे। हर प्रकार का वीडियो मेरे क्लास का आप डालिए। लेकिन जो अन्य लोग आएंगे, मतलब अन्य टीचर आएंगे जो पब्लिक सर्वेंट है, तो उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अन्य टीचरों का जो है आप नहीं डालिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप इतना करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि वो लोग लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। और इसके बाद सुनिए, ताली नहीं, इसके बाद सुनिए, आज से हम लोग पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं, यानी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। और देखिए, बेसिकली हम आपको बता दे, जो सत्य बात होता है ना, उसको कहने में जो है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, चाहे हम हो या कोई भी हो। देखिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, बैठाइए वही सब बैठाइए। बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, कुर्सी दे दीजिए, जगह नहीं तो कुर्सी दे दीजिए। सुनिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पटना में अधिकतर संस्थान बीपीएससी का बैच देता है, सिर्फ प्रीलिम्स पर काम करता है, मेंस पर काम नहीं करता है। लेकिन हम बीपीएससी का बैच शुरू किया है और मेंस से ही बैच की शुरुआत की है, मेंस से बीपीएससी बैच की शुरुआत की है। और आपका मेंस आप मान करके चलिए 70वीं बीपीएससी मेंस जो है अप्रैल लास्ट में होने की संभावना है। अप्रैल माह के लास्ट में होने की संभावना है, जहां तक हमारी जानकारी है। तो अप्रैल माह के लास्ट में होने की संभावना है, तो टाइम तो कम है, टाइम कम है। और इस कम टाइम में भी कैसे आप एग्जाम में बेहतर करें, उसको लेकर के ये कार्यक्रम है। और हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, टू दी पॉइंट चीजों को लेकर के जाएंगे। जहां तक सिलेबस का सवाल है, सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सब लोग जानते हैं। अगर आपने बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है और अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस काफी ब्रॉड है, काफी बड़ा है। लेकिन जो हम लोगों के पास टाइम है, उस टाइम को लेकर हमें टू दी पॉइंट पढ़ना होगा, टू दी पॉइंट पढ़ना होगा। और इस बैच के माध्यम से अगर हम देखें तो इस बैच के माध्यम से हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, पॉलिटी को लेकर गाइड करेंगे। फिर आज ही हम एक शिक्षक
से मुलाकात करवाएंगे, वो आपको हिस्ट्री को लेकर के गाइड करेंगे, हिस्ट्री को लेकर के गाइड करेंगे, और नाम है उनका इतिहास में, बीपीएससी के फील्ड में उनका नाम है। बस आज ही हम आपको सर से इंट्रोड्यूस भी करवा देंगे। और आज तो पॉलिटी का क्लास हम लेंगे, लेकिन कल और परसों इतिहास का क्लास होगा, सर से हम आपको अवगत करवा देंगे। और कल और परसों जो है इतिहास का क्लास होगा 5 से 8, 5 से 8, 5 से 8, टाइम है आपका 5 से 8 इतिहास का क्लास होगा, समझ गए। और जाइए ना, कहां थे आप लोग, 5 बजे से बैच था जी। तो आज हम सर से अवगत भी करवा देंगे, आएंगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा, समझ गए। कल और परसों इतिहास का क्लास होगा, फिर डीआई का क्लास लगवाएंगे। तो एक चीज हम आपको जो काफी क्लियर कट वे में बोलना चाह रहे हैं, मतलब हम आपको अंधेरा में नहीं रखना चाह रहे हैं, हम आपको काफी क्लियर कट वे में ये बात बोलना चाह रहे हैं, हम आपको काफी क्लियर कट वे में ये बात बोलना चाह रहे हैं, इस मेंस बैच के जरिए टू द पॉइंट करवाएंगे। और हर कुछ करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, जिसके आने की संभावना एग्जाम में ज्यादा है, उस पे काम करवाएंगे। और पढ़ाने के साथ साथ कुछ टेस्ट भी हम आपको करवाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपको 25 टेस्ट करवा देंगे, लेकिन हम आपको इतना जरूर कह रहे हैं कि हम आपको कुछ टेस्ट करवाएंगे। मान करके चलिए 5 ही टेस्ट करवाएंगे, लेकिन 5 बेहतरीन टेस्ट मेंस के लिए करवाएंगे। और वो 5 टेस्ट में जो क्वेश्चन सेट करेंगे, वो आपके मेंस में आने की संभावना हो उस प्रकार के क्वेश्चन को सेट करेंगे। और उन प्रश्नों का मॉडल उत्तर भी हम आपको देंगे। जैसे हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो हम स्वयं जो प्रश्न देंगे, पॉलिटी का जो टेस्ट होगा, उसका मॉडल उत्तर हम तैयार करके आपको देंगे, हम आपको तैयार करके देंगे। वही मॉडल उत्तर आप याद करके एग्जाम में लिख दीजिएगा, अच्छा मार्क मिलेगा। जैसे इतिहास जो सर पढ़ाएंगे, इतिहास का जो क्वेश्चन आपका टेस्ट होगा, उसका आंसर जो है, मॉडल आंसर सर तैयार करके देंगे जो इतिहास पढ़ाएंगे। और उसका मॉडल आंसर उसको रट करके जो है एग्जाम में जाकर के आपको लिख देना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो मेंस को लेकर के जो है, ऐसे तो आप सब लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए, हमको पता है कि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग को सब चीज जानकारी है, लेकिन एक होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी एक चीज होता है। हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो है 1-2 बात बता रहे हैं। ऐसे आप लोग सब चीज जानते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए, आप सब लोग ये बात जानते हैं कि जो बीपीएससी एग्जाम होता है, त्रिस्तरीय होता है। पहला प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स 150 क्वेश्चन का होता है। प्रीलिम्स जब आप पास करते हैं तब आप मेंस देते हैं, और जब आप मेंस पास करते हैं तब आप इंटरव्यू देते हैं। तो इस एग्जाम का जो मुख्य कड़ी है वो है मेंस। बीपीएससी की अगर हम बात करें, जाइए आगे, बीपीएससी की अगर हम बात करें, आप लोग जो कोचिंग के लोग हैं वो कीजिए, ये सबको बैठाइए, हो ठीक है, डिस्टर्ब कर देते हैं, इस सबको जो है ना आगे से मत बैठाइए, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे थे जी? हाँ, अगर हम बीपीएससी एग्जाम की बात करें, अगर हम बीपीएससी एग्जाम की बात करें, तो जो बीपीएससी एग्जाम है यह त्रिस्तरीय होता है। पहला प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स जब आप पास करते हैं तब आप मेंस देते हैं, और मेंस जब आप पास करते हैं तब आप इंटरव्यू देते हैं। और मेंस और इंटरव्यू के मार्क को मिला करके आपका मेरिट तैयार होता है, और आप लोगों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मेरिट तक पहुंचना, समझ गए। और पूरे एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो मेंस होता है। देखिए, नाम भी दिया है मेंस, सबसे महत्वपूर्ण होता है मेंस। यही सब कुछ को तय करता है। और जहां तक मेंस का सवाल है, मेंस
पूरी तरीका से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है। आपका राइटिंग स्किल कैसा है। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस पूरी तरीका से इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है, मतलब आपका लेखन शैली कैसा है, आप कैसा लिखते हैं। अब जब बात लिखने की आती है, आप कब लिख पाएंगे। जैसे अकबर की मनसबदारी प्रथा की विशेषता को बतलाया जाए। अगर प्रश्न यह है कि अकबर की मनसबदारी प्रथा को बताइए, अकबर की मनसबदारी प्रथा की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो आप कब बता पाएंगे। जब आप अकबर की मनसबदारी प्रथा को अच्छे से जानेंगे तब ना। अगर आप अकबर की मनसबदारी प्रथा को ऊपर ऊपर से जान रहे हैं तो क्या आप लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप अकबर की मनसबदारी प्रथा को अच्छे से जान रहे हैं तब आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो अगर बात जीरो लेवल से किया जाए, जीरो लेवल से अगर आप लिखना चाहते हैं, अपनी राइटिंग स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं, किताब पढ़ना होगा आपको। किताब पढ़ना होगा। देखिए, जब आप किताब पढ़ते हैं ना तब आपका दिमाग खुलता है, सच में आपका दिमाग खुलता है। जब आप किताब पढ़ते हैं, अच्छे पुस्तक का जब आप अध्ययन करते हैं तब आपका दिमाग खुलता है। और जब आप किताब पढ़ते हैं तो शब्दों का संग्रह होता है आपके भीतर, और जब आपके भीतर शब्दों का संग्रह होता है तब आप चीजों को लिख पाते हैं। तो अगर आप अपने राइटिंग स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी पुस्तकों का आपको अध्ययन करना होगा, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। खैर, अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर सके, लेकिन हम आपको शोध किया हुआ स्टडी मटेरियल देंगे, एकदम रिसर्च किया हुआ स्टडी मटेरियल देंगे। और हम आपको एक बात बता दें कि 69 बीपीएससी, अभी 17वीं का मेंस होगा, 69 बीपीएससी में जो टॉपर है उज्जवल कुमार, जो टॉपर उज्जवल कुमार है, उन्होंने जिस संस्थान का स्टडी मटेरियल पढ़ा है, जिस पब्लिकेशन का स्टडी मटेरियल पढ़ा है, उस स्टडी मटेरियल को तैयार करने वाले जो शिक्षक गण हैं, उस स्टडी मटेरियल को तैयार करने वाले जो टीम है, वही टीम, वही शिक्षक आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं और आपको तैयार करके देंगे। तो कुल मिलाकर के बेहतरीन स्टडी मटेरियल हम आपको परोसेंगे। जो भी परोसेंगे, जितना भी परोसेंगे, बेहतरीन स्टडी मटेरियल हम आपको परोसेंगे। सिर्फ आपको उसको पचाना है। तो हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि आपको पच भी जाए, सब प्रयास हम लोग करेंगे। तो एक जानकारी और मेंस को लेकर के दे देते हैं और फिर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। मेरा पूरा कंसंट्रेशन है पढ़ाने के ऊपर आज से, समझ गए। आज से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो जो पीडीएफ हम बोले थे वो लोग को दिए हैं, नहीं दिए हैं, तो आप लोग जो है इधर उधर मत कीजिएगा, सबको पीडीएफ मिलेगा, आप विश्वास मानिए। सबको पीडीएफ नोट हम अवेलेबल करवाएंगे, समझ गए, सबको मिलेगा अभी। क्योंकि देखिए, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो हम आपको समझा देंगे, स्टडी मटेरियल आपको परोस देंगे, घर पे जाकर के उसका बार बार आप रिवीजन कीजिएगा, अपने आप को प्रिपेयर्ड कीजिएगा, समझ गए। और टेस्ट लेंगे। तो एक स्टडी मटेरियल आज के लिए, आज जो हम आपको पढ़ाएंगे उसको लेकर के जो है हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस जो है आप यहां पर कीजिएगा। जो हमारे कोचिंग के लोग हैं, समझ गए, वो जो है स्टडी मटेरियल अब आराम से वितरित कीजिए। लेकिन फिर वितरित करना शुरू करेगा तो फिर जो है आप लोग जो है मतलब इधर कम फोकस कीजिएगा, स्टडी मटेरियल पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो एक बार बंटवाइए देते हैं, ठीक है। तब राइटिंग स्किल पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मेन चीज अगर आप देखेंगे ना तो यही है।
अगर मेंस निकालना है तो मेन चीज यही है। तो इसमें क्या कैसे किया जाए कि ताकि आप बेहतर लिखे, ताकि आपको अच्छा मार्क मिले और आप जो है मेंस का रिजल्ट ले सके, समझ गए। और एक बात और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बार 70वीं बीपीएससी में, इस बार यानी 70वीं बीपीएससी में मेंस बहुत सारे न्यू कमर देने जा रहे हैं, बहुत सारे न्यू कमर देने जा रहे हैं, अधिकतर न्यू कमर ही मेंस देने जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप बेहतर कर लेंगे ना तो इस बीपीएससी में आपको आसानी से सफलता मिल जाएगा, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। तो थोड़ा सा 2 से 3 महीना जो है, 2 से 3 महीना आप कॉन्सेंट्रेट होकर के अच्छे से मेहनत कीजिए और हमको लगता है आसानी से आपका मेंस निकल जाएगा, समझ गए। मिला जी, दीजिए तो। अरे बाबू साहब, पॉलिटी का तो दे दिया है, और भी एगो बोले थे 2 टाइप का स्टडी मटेरियल। पीडीएफ में तो सिर्फ पॉलिटी ठोका है, अलग अलग है, अलग अलग पिन किया हुआ है। मतलब ये तो पॉलिटी वाला है, सिलेबस वाला कहाँ है? अरे वो कौन है बाबू? क्या है? पॉलिटी वाला, पॉलिटी सबको मिल गया है, सब तो तुम पॉलिटी बांट रहा है, दोनों अलग अलग है तो कहाँ है यार? काहे के लिए गुस्सा दिला रहा है हमको? तो दोनों ने देगा, कैसे कैसे बंटवा रहा है? हाँ ठीक है, पहले एगो बांटो है, पॉलिटी वाला ले लिए हैं, नहीं लिए हैं? हाँ ठीक है, पहले एगो बांटो। 2 को पीडीएफ नोट हम आपको परोस रहे हैं, ठीक है। पहले एगो मिलने दीजिए, फिर दूसरा, फिर दोनों पर चर्चा करेंगे बारी बारी से, ठीक है। पहले आप लोग पीडीएफ नोट ही ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर हल्ला कीजिएगा। दीजिए पीडीएफ नोट जी। हाय, हाँ उधर भी मिलेगा, मिलेगा 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 मिलेगा। क्वालिटी वाला है बाबू, हाँ बांटो। तब तक उसको देखिए तो थोड़ा सा, जो मिला है, जो मिला है, काहे टाइम वेस्ट करे, थोड़ा देखिए तो उसको क्या सब है, थोड़ा उलट पलट के देखिए ना। जो मटेरियल मिला है उसको थोड़ा उलट पलट के देखिए, फिर आगे दूसरा एक और पीडीएफ हम आपको देंगे। अरे वो दोनों को भी कुर्सी अवेलेबल करवाइए, वो दोनों लड़की को जी। आराम से गुरुजी सबको मिलेगा, परेशान मत होइए। एक्स्ट्रा है क्या? एक्स्ट्रा है, दे दीजिए, हाँ दे दीजिए उसको, ठीक है। पीडीएफ मत, आराम से गुरुजी सब मिल जाएगा, घबराइए नहीं, भेज रहे हैं हम, और है बहुत है मेरे पास, अभी जितना आप लोग है उतना पीडीएफ है मेरे पास, घबराइए नहीं आप लोग। देखिए और है यहां पर, देखिए है ना यहां पे, तब आप लोग घबरा जाते हैं, घबराइए नहीं महाराज। हाँ आप लोग को भी गुरुजी सब आप लोग को भी देंगे, परेशान मत होइए। पहले क्लासरूम में दिलवाने नहीं दीजिए, क्लासरूम में पहले, हाँ दिलवा रहे हैं, दिलवा रहे, क्लासरूम में पहले दिलवा देते हैं, तब थोड़ा थोड़ा देखिए, जिसको मिल गया वो थोड़ा देखिए इसको आराम से। उधर देखिए भीड़ है, उधर उधर वाले लड़का को दीजिए, उधर वाले लड़का को दीजिए, है आराम से बताइए। आप ही लोग अधिकारी बनिएगा, ऐसे कीजिएगा, आप लोग तो अपने हल्ला करने लगते हैं महाराज। दीजिए 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 सबको, पहला वाला स्टडी मटेरियल सबको मिल गया। पीछे वाले लोग है, पीछे में है लड़का, है बाबू, है बाबू, है पीछे में जाके दो ना यार। कौन दे रहा? कोई दे रहा है? पीछे में कोई है हमारे टीम के मेंबर? है वहां पे 2-3 लोग है, दे रहा है, ठीक है। आराम से सुनिए ना, है बाबू, है बाहर चले जाइए, आप बाहर चले जाइए, इधर लड़की लोग बैठी हुई है, उधर से आ जाइए। हाँ आराम से सबको मिलेगा, आराम से मिलेगा, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आराम से सब। कौन वाला है? सिलेबस वाला? 1 मिनट रुक जाइए।
हाँ ठीक है, सिलेबस वाला दीजिए, दीजिए। सबको 2-2 पीडीएफ मिलना चाहिए। एगो मिल गया है, दूसरा दिलवा रहे हैं। मिल रहा है, मिल रहा है, गया है, भेजे हैं, भेजे हैं, भेजे हैं, परेशान मत होइए, भेजे हैं, भेजे हैं। उधर बेंच नहीं है क्या जी? उधर बेंच नहीं है, बेंच लगल है, तब वो सब खड़ा काहे है? ऐसे खड़ा है बेंच है तो बेंच पे गुरुजी सब बैठिए ना। बेंच ना है, अरे पीछे सीढ़ी पर भी लोग हैं महाराज। आराम से घबराइए नहीं, देखिए उधर नीचे आती है, आराम से, आराम से, ऐसे मत कीजिए गुरुजी सब। आज पहला दिन है, शुभ काम सब होने दीजिए। दीजिए। उधर पीछे वाले लोग मिला हो? कितने लोग को नहीं मिला है? पीडीएफ जल्दी बांटिए, जल्दी पीडीएफ बांटिए। आराम से गिन गिन करके दो ना यार, गिन गिन करके दो, जितना बेंच पे है उतना दो। पीछे उधर दे रहा है। हाँ, दूसरा वाला भी हम भेजते हैं, ठीक है, दूसरा वाला भी भेजेंगे, परेशान मत होइए आप लोग। सबसे पहले पीडीएफ नोट लेना जरूरी है, ठीक है। क्लासरूम में बताइए मोबाइल रिसीव करते हैं? ना ना, आज पहला दिन है, पहला दिन में रुद्र रूप नहीं दिखाना चाहिए, आधा विद्यार्थी ऐसे ही भाग जाएगा। पहला गलती माफ। भेज रहे हैं, दे तो रहा है लोग, नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। देखिए अजीत जी, उधर देखिए, उधर जाइए, है वो दोनों लड़की खड़ी है, वो दोनों को बैठाइए ना जगह, कुर्सी दीजिए ना, अंदर में कुर्सी होगा दे दीजिए ना, अरे अंदर में कोई कुर्सी है दे दीजिए, सब दे दिए, सब कुर्सी बैठाइए ना, एडजस्ट करवाइए। आप लोगों को दोनों पीडीएफ मिल गया? ठीक है, ठीक, इधर मिला गुरुजी सब, इधर दोनों पीडीएफ मिल गया है, इधर, इधर भी मिल ही गया। अच्छा ठीक है, बाहर भेजवा रहे हैं, भेजवा रहे हैं, गया है लेकर के। चलिए तब तक जो है एगो अथी आया है, तब तक पीडीएफ मिल रहा, हम ही पढ़ देते हैं। एक लड़का जो कि कुछ अच्छा लिख करके भेजा है, हिमांतराज उर्फ विशाल, सुनिए। ऐसे तो हमको ये सब पढ़ने नहीं आता, लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं। बहुत हो गई शरारत, बहुत हुई नादानी, जलाया है कुछ हिस्सा जीवन का, फिर भी बाकी है अभी पूरी जबानी, लिखनी है कुछ अल्फाज ऐसे जिसे याद रखे दुनिया सारी, मिट भी जाऊं जो कहीं फिर भी पढ़े लोग मेरी कहानी, अपनी रंगीन शौक अरमानों को नई अंदाज देते हैं, चलो अब कुछ काम करते हैं। आगे, बहुत तरपा है एक मुकम्मल ख्वाब खातिर, अब इस दिल को थोड़ा आराम देते हैं, भविष्य गुलक में बंद कर ख्वाहिशों को जरूरत के तरफ कदम बढ़ाते हैं, चलो अब कुछ काम करते हैं। जीवन की दस्तूर यही है, जो चाहो वो मिलता नहीं, वक्त नहीं रहा जो अनुकूल, अपने वक्त के अनुसार अब खुद को ढालते हैं, चलो अब कुछ काम करते हैं। ठीक है।
पढ़ने नहीं हुआ, ये सब हमको नहीं पढ़ने होता है। हम अकबर बाबर बहुत याद रख लेते हैं, लेकिन शायरी हमको जल्दी याद नहीं होता है। अब पीडीएफ मिल गया है, एक को मिला है, दूसरा नहीं मिला है दूसरा वाला भी दीजिए। पीछे मिला हो है, पीछे वाला कहाँ दे रहे हैं आप लोग? है अजीत जी, क्या कर रहे हैं आप? उधर दीजिए ना पीडीएफ, इधर इधर इधर। आज जो 2 पीडीएफ दे रहे हैं, एक में क्या है जानते हैं? एक में है सिलेबस, और जिसमें सिलेबस है ना, जिसमें सिलेबस है उसमें कैसे बेहतर लेखन शैली बनाया जाए, इसको लेकर भी टिप्स दिया हुआ है, समझ गए? उसको आप जरूर पढ़िएगा, वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आइए यहां पर काम करते हैं थोड़ा सा। तो सिलेबस वाला पार्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं, सिलेबस वाला पार्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? सिलेबस वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अपना अपना पीडीएफ निकालिएगा। जा रहा है जा रहा है जा रहा है, दीजिए पीडीएफ हो, जल्दी दीजिए। गया लेकर के दे रहा है, दे रहा है। सिलेबस वाला पार्ट थोड़ा डिस्कस करे। पीडीएफ मिल ना गया? पीछे वाला को नहीं मिला है, क्या कर रहे हैं जी? जल्दी दीजिए आप लोग। है रुकिए ना, हो आया बकाते। मिला है, जल्दी दिलवाने यार, क्या कर रहा है अब? हाँ ठीक है, नहीं भी है तो समझिए थोड़ा कम हो गया है, मंगा रहा है, फिर आपको मिल जाएगा, घबराइए नहीं। क्लासरूम में मिल गया है, पीछे में नहीं मिला है, जैसे आएगा पीछे में बटवा दीजिएगा। इधर भी अगर नहीं मिला होगा, इधर भी आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं अब थोड़ा सा काम की बात करते हैं, ठीक है? बहुत हो गया इधर उधर की बात। सुनिए सुनिए, ये वाला सिलेबस वाला जो है सबसे पहले खोलिए, पहले इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इस पर जो है हम डिस्कस कर लेते, थोड़ा सा दिशा निर्देश दे देते हैं। फिर दूसरा वाला पीडीएफ जो पॉलिटी का नोट है जो हम पढ़ाएंगे, उस पर हम लोग आएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है सिलेबस वाला जो है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए मेंस, मेंस एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो जो मेंस एग्जाम है, अब हल्ला मत कीजिए, अब शांत हो जाइए एकदम। मेंस एग्जाम, अब हल्ला मत कीजिए, गुरुजी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हल्ला कीजिएगा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। मेंस, मेंस एग्जाम में टोटल 5 पेपर होता है, 5 पेपर होता है। टोटल जो 5 पेपर होता है उसमें एक होता है जीएस फर्स्ट, दूसरा होता है जीएस सेकेंड, तीसरा होता है एसए, चौथा होता है हिंदी, और 5वां होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल, तो इसमें जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है ये 300 मार्क का होता है, और जीएस फर्स्ट पेपर जो 300 मार्क का होता है इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 सेगमेंट होता है, 3 सेगमेंट होता है। एक होता है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें देखिए आपको जो हम सिलेबस दिए हैं
इसमें इतिहास वाला पार्ट में आप जाइएगा ना, तो कुछ चीजों को हमने डार्क किया है, कुछ टॉपिकों को हमने डार्क किया है। आप जाइए थोड़ा देखिए, जैसे हम आपको डार्क किए होंगे पाल कला। आप देखिएगा पेज नंबर 3, सिलेबस पर जाइए, पेज नंबर 3। गुरुजी लोग देखिए, देखिए जिनके पास है वो लोग देखिए। देख रहे हैं? आए? अरे नहीं है यार, तू लोग के पास आएगा, काहे डिस्टर्ब करता है? आ रहा है पीडीएफ, देख लेना, ठीक है। पाल कला आप देखिएगा, हम इसको डार्क किए हुए हैं। इसका क्या मतलब है जानते हैं? इस बार 70वीं बीपीएससी मेंस में पाल कला आने की संभावना है। पटना कलम चित्रकला, ये दोनों के आने की संभावना है इस बार 70वीं बीपीएससी में। ये जो डार्क किया इसका ये मतलब है। फिर इसके आगे आप देखेंगे बिरसा आंदोलन। इस बार बीपीएससी मेंस में बिरसा आंदोलन आने की संभावना है, जो डार्क किए हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका, इस बार आने की संभावना है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, इस बार आने की संभावना है। और मुख्य तौर पर 3 विद्वानों के विचार को हमें पढ़ना होता है, नेहरू, टैगोर और गांधी जी। नेहरू, टैगोर और गांधी जी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू, ये 3 चिंतकों के विचार को बीपीएससी मेंस में हमें पढ़ना होता है। इस बार संभावना है कि महात्मा गांधी वाला पोर्शन आए। मतलब ये जो डार्क कर दिए हैं, ये इस बार आने की संभावना है। और इस पूरे सिलेबस में फिर पॉलिटी में भी हम डार्क किए। पॉलिटी में डार्क किए हैं डीपीएसपी को, पॉलिटी में डार्क किए हैं राज्यपाल को, पॉलिटी में डार्क किए हैं निर्वाचन आयोग को, एक देश एक चुनाव को। इस बार आने की संभावना है। मतलब ये जो सिलेबस हम आपको दिए हैं 70वीं मेंस में, जिस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना है उसे हमने डार्क कर दिया है। मतलब इस पर ज्यादा फोकस करना है, इसका मतलब ये है। समझ गए? तो इसको तो आप देख लिए, हां या ना? ये बात समझ में आया? हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो हम पॉलिटी का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे वो हिस्ट्री का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। और देखिए, किसी भी टीचर का अभी हम नाम आउट नहीं करेंगे। जैसे जैसे शिक्षक आते जाएंगे आप उनको जानते जाएंगे। और इतना हम आपको जरूर भरोसा दे रहे हैं कि बीपीएससी के फील्ड के धुरंधर आपको पढ़ाएंगे। बस हम किसी के भी नाम को आउट नहीं करेंगे। सर आएंगे, पढ़ाएंगे, आप जान जाएंगे उनको कि हाँ फलना सर पढ़ा रहे हैं। समझिए, बस हो गया, काम खत्म है। तो ये डार्क वाला पोर्शन हम आपको बता दिया। मतलब जिसको डार्क किए हैं, कहने का मतलब ये है कि वो एग्जाम इस बार 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जीएस फर्स्ट पार्ट में मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, विशेष तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति से लेकर आजादी तक का पार्ट, वो भी बिहार के संदर्भ में। फिर आर्ट एंड कल्चर में वही पाल कला, पटना कलम शैली, मौर्य कला, ये सब पढ़ना होता है। फिर इसके बाद जो है जीएस फर्स्ट पार्ट में आपको करंट अफेयर और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, और तीसरा डीआई, ये 3 पार्ट होता है जीएस फर्स्ट पेपर में। और जीएस फर्स्ट पेपर में जो ये 3 पार्ट होता है, इसमें डीआई एक सर पढ़ाएंगे, बहुत धुरंधर रहे हैं अपने फील्ड के, और डीआई में 2 टीचर को लगवा रहे हैं। एक तो टीचर आएंगे जो आपको पढ़ा करके चल जाएंगे, और एक दूसरा टीचर लगाएंगे जो आपको प्रैक्टिस करवाएगा। क्योंकि डीआई मैथ, रीजनिंग, मैथ का पोर्शन है, यहां पर 100% लाने की पूरी संभावना होती है। और यहां पर आप चाहे तो 100% ला सकते हैं। तो जो टीचर पढ़ाएंगे उनका नाम बता दे। नहीं बताएंगे, जब आएंगे तब। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। अरे आएंगे, पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िएगा तो अपने आप मालूम हो जाएगा। और डीआई का क्लास हम आपको बता दें, संभवतः 7, 8, 9, 7 फरवरी, 8 फरवरी और 9 फरवरी को डीआई का क्लास चले। और उस 3 क्लास में प्रयास ये रहेगा कि पूरा डीआई के कंसेप्ट को डील कर दे, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अलग दूसरा कोई टीचर रख दें, वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप
टीआई में 100% करके आए, समझ गए। तो जीएस फर्स्ट पेपर में ये 3 पार्ट, फिर जीएस सेकेंड पेपर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 300 मार्क का होता है। इसमें आता है पॉलिटी, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें आता है इको, इसमें आता है ज्योग्राफी, इसमें आता है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। ये सब जीएस सेकेंड पेपर में आता है। फिर इसके बाद एसे, एसे भी 300 मार्क का होता है। और मेंस में ये जो 3 पेपर होता है, ऐसे तो 5 पेपर होता है, लेकिन ये जो 3 पेपर होता है, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर और एसे, 3 यानी 900 मार्क। यही 900 मार्क काउंट होता है। इसी 900 मार्क में आपका रिजल्ट होता है, आपका मेरिट बनता है। इसके बाद जो हिंदी है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 100 मार्क का होता है, 30% मार्क लाना है। ऑप्शनल जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं वो भी 100 मार्क का होता है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो हिंदी और ऑप्शनल पेपर भी होता है मेंस में, लेकिन ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी जाकर के आपके जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर और एसए का कॉपी चेक हो पाता है। अगर आप यहां पर पास नहीं करते हैं तो फिर जीएस फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और एसए का कॉपी आपका चेक नहीं हो पाता है। तो उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन महत्व तो जरूर है। जैसे शादी में सबसे ज्यादा महत्व होता है सिंदूरदान का। जब तक सिंदूरदान नहीं होता है तब तक लड़का को जो है बड़ी अच्छा से रखा जाता है, और जैसे सिंदूरदान हो गया काम खत्म है। अब ऐसा थोड़े है कि सिर्फ सिंदूरदाने होता है, जयमाला भी होता है और भी विधि विधान होता है। तो जयमाला का भी अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि जयमाला का महत्व नहीं है, एकदम जयमाला का महत्व है, समझ गए। तो वही ई जो है ना, हिंदी और ऑप्शनल, ई जयमाला है, और जीएस फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर सिंदूरदान है, समझ गए। मेन ये है, समझे। अब ये हो गया, बाद बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब सिलेबस में दूसरा पार्ट पर जाइएगा, तो मुख्य परीक्षा में अच्छा उत्तर कैसे लिखे, ऐसे हम इसको बता दे रहे हैं। लेकिन जो भी लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे इस पेज को, पेज नंबर 2, जिसमें इस बात का जिक्र है कि मुख्य परीक्षा में अच्छा उत्तर कैसे लिखे, कुछ सुझाव, इसको जो है आप लोग कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा, कम से कम 3 बार पढ़िएगा। और अगर आप इसको 3 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा उत्तर हम कैसे लिखें। तो ऐसे हम भी इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, और उसके बाद जो है फिर आप भी अपना इसको पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। देखिए, सबसे पहली बात, अच्छा उत्तर कैसे लिखें। एक तो सामान्य सी बात है, अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं वो सामान्य सी बात आपको जरूर मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम भी आपको बता देते हैं। आंसर जो होता है ना, हम भी एक बार मेंस दिए हैं, 60 से 62 भी, हाँ 1 बार दिए, 1 बार बीपीएससी का तैयारी हम 1 बार किए, ठीक है, उसके बाद नहीं किए। हम झूठ काहे बोलेंगे आपसे, समझे। तो हमारा आदत है, हम किसी भी चीज को 1 बार शिद्दत से चाहते हैं, मिली तो ठीक, नहीं मिली तब पर भी ठीक, फिर दूसरी की तलाश में लग जाते हैं, सीधी सी बात है। उसके पीछे हम क्यों पागल हो, उससे बेहतरीन की तलाश में लग जाते हैं। 60 से 62वीं में जो है ना, 60 से 62वीं बीपीएससी में, बीपीएससी को बहुत शिद्दत से चाहे थे, लेकिन नहीं हुई, छोड़ दिए, दूसरा काम में लग गए अपना। अब जिस काम में लगे, जिसको शिद्दत से चाहे वो मिल गया है, सीधी सी बात है। मतलब टीचिंग कैरियर, समझ गए, बेहतरीन कर रहे हैं अब यहां पर, समझे। तो ये जरूरी ना है कि फलना एग्जाम में नहीं हुआ तो चिल्ला नहीं होगा, चिल्ला नहीं हुआ तो ढेकना नहीं होगा, समझे। अगर आप मेहनती हैं ना, कुछ ना कुछ आप कर लेंगे, बस इतना ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अच्छा उत्तर कैसे लिखे, ये बहुत बड़ी बात है। इसको अगर आप समझ लिए ना, आप आराम से कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी
आराम से निकाल सकते हैं। पहली बात, अच्छा उत्तर लिखने में क्वेश्चन के डिमांड को समझना है। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। जानते मेंस में क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है ना, जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसको समझ ही नहीं पाता है। फिर आम का इमली, इमली का कटहल, कटहल का लीची लिखता है। मतलब अगर मान लिया जाए कि जैसे मान लिया जाए कि डीपीएसपी से प्रश्न पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न पूछा है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न पूछा है और प्रश्न डिमांड यह कर रहा है कि उसके नकारात्मक पक्ष को दर्शाइए, उसके नकारात्मक पक्ष को दर्शाइए। अब आप नकारात्मक पक्ष के जगह सकारात्मक पक्ष लिखने लगे। जैसे डीपीएसपी का नकारात्मक पक्ष क्या है, एक समझने वाली बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नकारात्मक पक्ष क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पहला नकारात्मक पक्ष यही है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, मतलब इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। यह इसका नकारात्मक पक्ष है, तो इस बात को लिखना है। अब स्टूडेंट समझा नहीं और लिखना शुरू कर दिया, उसके सकारात्मक पक्ष को दर्शाने लगा। जैसे उसके सकारात्मक पक्ष को इस रूप में दर्शाने लगा कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत एक अनुच्छेद 47 है, जिसमें मादक द्रव्यों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। और बिहार में नीतीश कुमार जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसी अनुच्छेद के तहत बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर दिया है, जो महिला हिंसा के ऊपर रोक लगाया है। यह तो सकारात्मक पक्ष हो गया। तो पहला जो मेथड क्वेश्चन को समझने में अपनाना है, कूल, ब्रेक और हिट। ये मेथड क्या है, एक क्लास में आप नहीं समझ पाइएगा, लेकिन धीरे धीरे इस मेथड को हम आपको समझा देंगे। यानी जो मेंस पेपर लिखने में आपको मेथड अपनाना है, कूल, ब्रेक और हिट। यहां पर जो बात समझा रहे हैं समझिएगा, अरे है बादों में ले लीजिएगा, भा महाराज समझिए नहीं। यहां पर सबसे मेन चीज, आज के क्लास का सबसे मेन चीज समझा रहे हैं। बस ऐसे ही घूमते रहिए, नोटे लेते रहिए आप लोग। महाराज है दो ही, सबको दो जी, दो पहले पीडीएफ है, दो आराम से पीडीएफ ले लीजिए, जल्दी पीडीएफ करवाइए तो वो दिल भाई, जल्दी लेने दीजिए, लेने दीजिए, लेने दीजिए, लेने दीजिए। आपको पीडीएफ मिल गया है, वो सबको भी मिलना नहीं चाहिए। हदस जाता है बच्चा, सब लगता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मत हदसिए महाराज। आराम से, आराम से। सुनिए, अब मिल गया है तरीका। हर दिन पीडीएफ बंटवाइए ना महाराज, 2 दिन तक मिल जाएगा, घबराइए नहीं। आइए समझिए, आइए समझिए। अब फिर से आइए, फिर से आइए, यहां पे बोर्ड पे आइए। अरे मिल जाएगा यार, ऐसे मत करो तू लोग। ठीक है, अब जिसको नहीं मिला है ऑफिस में मिलेगा। ठीक है, फिर ऑफिस में दीजिएगा तो फिर सब कहेगा हमको, अपनों लिए दोस्तों के लिए लेकर जाएगा। ठीक है, ये मुसल्लफपुर हाट का विद्यार्थी है, नहीं पता है इसको, अपनों चाहिए, दोस्तों के लिए चाहिए। यहीं पर बंटवाइए, अपना दिमाग मत लगाइए ज्यादा। चलिए, आप लोग करते रहिए अपना हल्ला, हम अपना काम कर रहे। देखिए, उत्तर लेखन में सबसे
पहला काम जो आपको मेरे ख्याल से करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन को समझने के बाद माइंड में मतलब 1-2 मिनट के लिए सोचना है, पूरे क्वेश्चन का माइंड मैपिंग कर लेना है कि इस क्वेश्चन में हमको ये चीज लिखना है। तो एक बार पुनः हम आपको बता दें, मेंस का क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसको समझना है और माइंड मैपिंग करना है माइंड में कि इस क्वेश्चन में हमको ये देना है, ये लिखना है। फिर उसके बाद आप लिखना प्रारंभ करेंगे और जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है। भूमिका, बैकग्राउंड, भूमिका लिखना है। भूमिका के बाद जो मुख्य पार्ट होता है जिसको विस्तार पूर्वक लिखना होता है, मुख्य भाग। भूमिका छोटा होना चाहिए, मुख्य भाग बड़ा होना चाहिए। और फिर हम लोग कंक्लूजन पर जाएंगे, मतलब निष्कर्ष पर। निष्कर्ष भी होना चाहिए छोटा। यानी जब आप मेंस लिखते हैं तो उसको 3 पार्ट में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले भूमिका, फिर दूसरा मेन पार्ट, क्वेश्चन का मेन पार्ट, और फिर निष्कर्ष। मतलब आप एक बात सुनिए, समझिए, आप बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके अधिकारी बनने जा रहे हैं। और अधिकारी मतलब आप डीएसपी बनने जा रहे हैं, एसडीएम बनने जा रहे हैं, बीडीओ बनने जा रहे हैं। मतलब आप निर्णय लेते हैं। आप मान लिया जाए कि पटना में डीएसपी हैं, गांधी मैदान में छात्र गांधी जी के मूर्ति के समीप भूख हड़ताल पर बैठ गया। आपको निर्णय लेना है कि उस भूख हड़ताल को हम कैसे तुड़वाएं। तो आपको निर्णय लेना होता है। आप अधिकारी बन रहे हैं, आपको निर्णय लेना होता है। और निर्णय कौन ले पाता है पता है? तार्किक व्यक्ति, जो तर्क के साथ सोचता है, वही निर्णय ले पाता है। तो इस मेंस के क्वेश्चन को जब आप लिखते हैं तो उसमें यह झलकना चाहिए, एक अधिकारी वाला गुण उसमें झलकना चाहिए। मतलब उसमें यह दिखना चाहिए कि आप निर्णय लेने वाले हैं, आप निर्णय ले सकते हैं, आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक लाइन में 4 से 5 या 5 से 6 शब्द होना चाहिए। 4 से 5 या 5 से 6, यानी 5 शब्द एक लाइन में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 5 से 6 मैक्सिमम हो गए। और शुद्ध होना चाहिए, शब्द शुद्ध होना चाहिए। जैसे अगर हम कंबोडिया लिखे हैं तो सही होना चाहिए। इन्हें हर्षिकार की जगह दीर्घिकार की जगह हर्षिकार नहीं। तो एक तो पहली बात, शब्द शुद्ध होना चाहिए। और दूसरी बात स्पष्ट होना चाहिए। और तीसरी बात, आपके आंसर में यह दिखना चाहिए कि आप निर्णय लेने वाले हैं, आप में निर्णय लेने की क्षमता है। और निष्कर्ष में अगर हम देखें, निष्कर्ष में जो है पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन और अपना विचार भी। अगर उस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें मतलब अपना विचार रखा जा सकता है, जैसे एक देश एक चुनाव पर कोई क्वेश्चन आ गया। अभी एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन काफी चर्चा में है, तो इस पर आपका क्या विचार है? इस प्रकार के क्वेश्चन पर अपना विचार भी आप रख सकते हैं।
और इसके अलावे जहां तक मेरा अपना मानना, हम कुछ टॉपर का जो है कॉपी अवेलेबल करवाएंगे। टॉपर का कॉपी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। नीचे में जो है हम व्यवस्था करवा रहे हैं पेपर का, टॉपर के कॉपी का, वो सब हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। वो सब आपको और दिशा निर्देश देगा कि मेंस में ऐसे चीजों को लिखा जाता है। और मेंस का कॉपी जो चेक करता है, प्रोफेसर सब कॉपी चेक करता है, उसके दिमाग पर जो है ना ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। ज्यादा घिच पिच होगा ना, वो क्या कहते हैं, जैसे आप लिखते हैं गलती हो गया तो उसको जो है ऐसे ऐसे रंग देते हैं, ये सब अगर होता है ना तो फिर जो प्रोफेसर आपका कॉपी चेक करता है वो इरिटेट हो जाता है। अशुद्धि को देख करके इरिटेट होता है प्रोफेसर, और जो घिचपिट वाला होता है उसको देख करके इरिटेट होता है, फिर आपको अच्छा मार्क नहीं मिल पाता है। तो शुद्धता का ध्यान रखें और स्पष्ट लिखें, और झलकना चाहिए कि आपके आंसर में यह झलकना चाहिए कि आप निर्णय लेने वाले हैं, आप निर्णय ले सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर अपना विचार भी रखें। हर क्वेश्चन में अपना विचार नहीं रखना होता, लेकिन कुछ क्वेश्चन में रखना होता है। और एग्जाम में संतुलन बैठाएं। किस बात का संतुलन बैठाएं? टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा समस्या होता है। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा समस्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम जो गलती किए 60 से 62 में, हम जो गलती किए हम आपको बता दे रहे, मतलब टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए। मतलब जो क्वेश्चन हम जानते थे उस पर पूरा टाइम देकर के बहुत ज्यादा लिख दिए, जो नहीं जानते थे उसको स्किप कर दिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करना होगा एग्जाम हॉल में, और हर क्वेश्चन को आपको लिखना होगा। हर क्वेश्चन आप लिखिए, आप जितना जानते हैं उतना ही लिखिए मेरे ख्याल से, लेकिन आप लिखिए जरूर। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है एग्जाम हॉल में। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, और साथ ही साथ जो आप मेन पार्ट भी लिखते हैं ना, मेन पार्ट, मुख्य पार्ट जो क्वेश्चन का होता है, उसमें भी आप लंबा पैराग्राफ नहीं लेकर के जाए। लंबा पैराग्राफ मतलब जो है आधा पेज का एक पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ थोड़ा छोटा रखें। और जरूरत पड़ने पर मानचित्र का प्रयोग करें। बिहार का मानचित्र, भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र, जहां जिस मानचित्र का जरूरत है उस मानचित्र का प्रयोग आप जरूर करें। मैपिंग जो होता है ना, आपके मार्क को बढ़ाता है। आधा से 1 मार्क, कभी कभी 2 मार्क भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो मैपिंग जरूरत पड़ने पर जरूर करें, और जरूरत पड़ने पर अपना विचार जरूर रखें। और आप मेंस लिखते हुए जो भी डाटा लिख रहे हैं उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। अब अपने मन से कुछ भी नहीं लिख देना है। जो भी डाटा लिखेंगे उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। भारत सरकार का रिपोर्ट हो, बिहार सरकार का रिपोर्ट हो, वहां से आप डाटा लेकर के लिखिए। एज इट इज अपने मन से कुछ भी डाटा मत लिख दीजिए। अगर डाटा नहीं याद है मत लिखिए, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं ऑथेंटिक डाटा होनी चाहिए। इन बातों का आंसर राइटिंग में आप ध्यान रखें। और हमको ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग में जिन भी बातों का चर्चा हमने आपके साथ किया है, अगर आंसर राइटिंग में आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, इंक्लूडिंग टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, हमको लगता है आप बहुत बेहतर उत्तर। इसके अलावे आप इसको जरूर पढ़िएगा, कम से कम 1 से 2 बार तो जरूर पढ़िएगा, और सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए? इसके बाद अब जीएस फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री और कल्चर, ये तो सर पढ़ाएंगे, उसकी चर्चा हम कर देंगे। इसके बाद जीएस पेपर सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट के अंतर्गत पहला पार्ट है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को हमने 5 खंडों में बांटा है। प्रस्तावना से मूल कर्तव्य तक, सरकार के अंग, केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन, भारतीय राजनीति एवं लोकतंत्र की प्रवृत्तियां। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें यह पॉलिटी का पार्ट है और इस पॉलिटी के पार्ट को हम पढ़ाएंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हमको अभी महत्वपूर्ण लगा पहला क्लास में, इसमें और भी हम टिक करवाएंगे, लेकिन ये तीनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी वजह से तीन को टिक कम करवा दिए हैं। समझ गए? तो अब आ जाते हैं, ये वाला पीडीएफ का काम खत्म हो गया मेरा। अब जैसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाले सर आएंगे तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक वाले सर आएंगे तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, तो इसको अपने पास में आप जरूर रखिए। समझ गए? अब पॉलिटी, हम आपको मेंस बैच में पॉलिटी को लेकर के गाइड करेंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, पॉलिटी का टेस्ट लेंगे, पॉलिटी को लेकर के हर काम करेंगे हम। समझ गए? तो अब जो पॉलिटी का नोट आपको मिला है, पीडीएफ नोट मिला है, उसको अब आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों का जो पहला चैप्टर है वह है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को हम लोग पढ़ेंगे, प्रस्तावना को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 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 इसमें भी लेकिन है, लेकिन बात यह है कि सबसे पहले कुछ शब्द है, जैसे संविधानवाद क्या है, संविधान क्या है, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, राज्य क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली क्या है, सरकार क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है। ये सब पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। ये पूरे पॉलिटी के महत्वपूर्ण शब्द नहीं है, पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको समझना चाहिए, जो आपको आना चाहिए कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, यह सब चीज आपको आनी चाहिए। तो अब प्रस्तावना पढ़ाने से पहले ये जो कुछ शब्द है, संविधान, राज्य व्यवस्था, राज्य, तो आइए एक एक करके इन शब्दों को हम लोग समझते हैं। तो पहला शब्द है संविधान क्या है। पहला शब्द है संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? समझिए, समझिएगा। देखिए, संविधान, सब कुछ संविधान है, सब कुछ संविधान है। अब कहिएगा कैसे सब कुछ संविधान है? एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा सब कुछ संविधान कैसे है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम, आप या हम सभी भारतवासी जो कुछ भी करते हैं, चाहे हम लोग मतदान करते हैं, चुनाव में मतदान करते हैं, वह भी अधिकार हमको संविधान ने दिया है। चाहे हम लोग कोई पार्टी बना लेते हैं, राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, वह भी अधिकार हमें संविधान ने ही दिया है। चाहे हम कुछ भी बोल लेते हैं, सरकार की आलोचना कर लेते हैं, वह भी अधिकार हमें संविधान ने ही दिया है। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को हम मानते हैं, उसके अनुरूप आचरण करते हैं, उसके अनुरूप क्रियाकलाप करते हैं, वह भी अधिकार हमें संविधान ने ही दिया, वह भी अधिकार हमें। दलित समाज के लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता था, उस छुआछूत की प्रथा का अंत भी संविधान ने ही किया है। कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण होता था,
उसके शोषण के ऊपर भी प्रतिबंध संविधान ने ही लगाया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, वह अधिकार भी संविधान ने ही दिया है। अगर हम बोल पाते हैं, अगर भारतवर्ष के भीतर हम घूम पाते हैं, भले मेरा जन्म बिहार में हुआ हो, हम चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र में जाकर जमीन खरीद करके बसे, हम बस सकते हैं, वो भी अधिकार हमें संविधान ने ही दिया है। तो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है। हे गुरुजी सब बतियाइए मत, जब बतियाना ही था तो क्यों आ गए यहां पर? यहां पे कोई स्टाफ है जी? सब चीज हम बर्दाश्त करेंगे बाबू, अनुशासनहीनता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसा होगा ना तो पढ़ाना हम छोड़ देंगे। बाबूजी का बहुत जमीन है, जोत के खाएंगे, ठीक है? यहाँ पे कोई है जी स्टाफ? वहां पे दिखवाइए, जो बात करेगा उसको बाहर कीजिए। तो अजीब नोट करके समझिए। तो अभी तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो संविधान क्या है? संविधान की अगर हम बात करें तो जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान एक दस्तावेज है जिसमें विधि यानी कानून का चर्चा है, और उसी विधि के तहत देश में शासन चलता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर आप देखेंगे, लोकतांत्रिक देश शब्द का चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर आप देखेंगे तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो शासन प्रशासन चलता है वह संविधान के तहत चलता है। संविधान के तहत, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत में जो शासन प्रशासन चल रहा है वो संविधान के तहत चल रहा है। संविधान के तहत चल रहा है, संविधान के तहत। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान संविधान को प्राप्त है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान अगर किसी को प्राप्त है तो वह संविधान को प्राप्त है। संविधान को प्राप्त है। तो संविधान नियम, कानून, विधि, विधान का एक दस्तावेज है। जिस नियम, कानून और विधि विधान के तहत किसी लोकतांत्रिक देश में शासन प्रशासन चलता है वही संविधान है। और संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। जैसे भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। और जो लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान अगर देखा जाए, भारत का संविधान तो आपको 20वीं सदी में बना है, 20वीं सदी के मध्य में बना है भारत का संविधान। और भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वह संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। और जब भारत में संविधान लागू हुआ तो भारत में शासन प्रशासन उसी संविधान के तहत चलाए गए। और तब से लेकर आज तक संविधान के तहत ही देश में शासन प्रशासन चलाए जा रहे हैं। और भारत के संविधान की अगर आप बात करेंगे ना,
पूरे विश्व में जितने भी देश के संविधान हैं, सभी देशों के संविधान में सबसे बेहतरीन संविधान भारत का संविधान। और एक बात आप जानिए, जब आप मेंस लिखते हैं ना, प्रयास ये कीजिएगा कभी भी सरकार की आलोचना मत कीजिए, ठीक है? सही बता रहे हैं हम आपको। सरकार अगर गलत भी कर रहा है ना, कहिएगा सही है, लेकिन तरीका से, उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है? सरकार की आलोचना कभी भी मत कीजिएगा, भले आप में अच्छाई हो या ना हो, लेकिन दूसरे के सामने दिखाना हम बहुत अच्छा है। भले आप एक नंबर का शराबी हो, गंजेड़ी हो, भंगेरी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे को दिखाना है हम एकदम पवित्र हैं, पवित्र हैं, समझे? तो मेंस लिखने वक्त जो है सरकार की आलोचना नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और मेंस लिखने वक्त एक चीज और, सकारात्मक विचार रखना है, सकारात्मक। क्वेश्चन नकारात्मक भी पूछा है, नकारात्मक में भी सकारात्मक चीज को घुसाइए। वेश्यावृत्ति गलत है, लेकिन फिर भी उसको सही ठहराना है, समझ गए? उससे कई का परिवार चलता है, समझ गए? तो सोच सकारात्मक होनी चाहिए। तो जैसे भारत का ही संविधान है, ऐसे हम यहां पर इस बात को इंक्लूड इसलिए किए हैं, जैसे भारत का संविधान है, ऐसे सच में भारत का संविधान विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है। अब कहिएगा कैसे? इस चीज को हम क्लियरिफाई कर रहे हैं, कैसे? एक तो पहली बात यह है, विश्व के कई देशों के संविधान को पढ़ा गया। अमेरिका के संविधान, आयरलैंड के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान, जर्मनी के संविधान, विश्व के कई देशों के संविधान को पढ़ा गया। और जिस देश के संविधान के जो प्रावधान अच्छे लगे संविधान निर्माताओं को, उन प्रावधानों में ऐसा नहीं कि जैसे अमेरिका का मौलिक अधिकार अच्छा लगा तो सीधे उठा करके भारत के संविधान में रख दिया गया, नहीं। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में है, मौलिक अधिकार हम भारत के संविधान में लाएंगे, लेकिन भारत की क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थिति है, उस पर चर्चा करेंगे। भारत के लिए क्या जरूरी है? भारत के लिए जरूरी है अस्पृश्यता का अंत, क्योंकि वो भेदभाव करता है समाज में। हम मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता के अंत को शामिल करेंगे। संविधान निर्माताओं ने यह देखा कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, शक्तिशाली लोग उनसे जबरदस्ती काम करवा लेता है और उनको मजदूरी नहीं देता है, तो उनके बलात्सरम पर प्रतिबंध हम लगाएंगे, बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाएंगे, उसको हम मौलिक अधिकार में शामिल करेंगे अनुच्छेद 23 में। तो भारतीय संविधान सच में विश्व के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है। अगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है, फिर ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हां, इतना आप जरूर कहेंगे भारतीय संविधान विश्व के बेहतरीन संविधानों में से एक है, विश्व के बेहतरीन संविधानों में से एक है। और भारत का संविधान क्या है? एक प्रकार से विश्व के सभी प्रमुख देशों के संविधान को पढ़ करके उनके बेहतरीन प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल और उसको क्रमवार तरीका से सजाया गया है। और भारत के संविधान में संविधान संशोधन की भी व्यवस्था की गई है, जो कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक है, क्योंकि संविधान संशोधन की व्यवस्था को अगर देखा जाए तो संविधान संशोधन की व्यवस्था
किसी भी देश के प्रगति का सूचक माना जाता है। संविधान संशोधन की व्यवस्था किसी भी देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। मतलब जो संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा थी वो इस बात को समझती थी कि अभी जो भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा है, आने वाले दिनों में इसमें परिवर्तन होगा, तो समय के अकॉर्डिंग चीजों में परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन प्रगति का सूचक माना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे कि संविधान निर्माता माना जाता है, जिन्हें कि आधुनिक भारत का मनु माना जाता है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को संविधान सभा ने निर्दोष नहीं माना है और सर्वोपरि नहीं माना है। इसी वजह से संविधान सभा ने संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ताकि आने वाले दिनों में अगर कुछ वैसा हो तो संविधान में संशोधन करके कुछ नए चीज को जोड़ा जाए, वैसे प्रावधान जो प्रासंगिक नहीं रह गया है उसे हटा दिया जाए और जो वर्तमान समय में प्रासंगिक है उसे जोड़ दिया जाए। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे कि संविधान क्या है। समझे या नहीं समझे? गुरुजी सब समझे? एक बार वो जो नोट दिया उसको पढ़िए तो। पानी पिलाइएगा जी। है महाराज जी, बोतल वाला पानी हम पीते हैं। ठीक है, दे दीजिए। इतना अमीर अभी नहीं हुए हैं कि बोतल वाला पानी पिए। बोतल वाला पानी अमीर लोग पीता है महाराज। पढ़िए, जो पढ़ने बोले हैं पढ़िए। सबको पीडीएफ नोट दे दिए हैं। पढ़ लिए, समझ में आ गया ना? आगे अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है राज्य व्यवस्था और राज्य, दोनों को एक साथ समझेंगे। ठीक है, अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है राज्य व्यवस्था और राज्य। ठीक है, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और राज्य। राज्य व्यवस्था क्या है और राज्य क्या है? देखिए, राज्य व्यवस्था, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का तात्पर्य या अर्थ अगर हम लोग देखें तो इसका अर्थ होता है राज्य के शासन व्यवस्था से, राज्य के शासन व्यवस्था से, राज्य के शासन, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का तात्पर्य राज्य का शासन व्यवस्था, राज्य की शासन व्यवस्था। अब यहां पर जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां पर जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग बिहार राज्य के लिए नहीं हुआ है, झारखंड राज्य के लिए नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए नहीं हुआ है। यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग अगर देखा जाए तो यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग देश के लिए हुआ है। यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग देश के लिए हुआ है, भारत देश के लिए। राज्य व्यवस्था मतलब राज्य की शासन व्यवस्था, और यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग देश के लिए हुआ, मतलब देश की शासन व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था का मतलब भारत की शासन व्यवस्था,
भारत की शासन व्यवस्था। और भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली वाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अब संसदीय शासन प्रणाली क्या है, लोकतंत्र क्या है, इसको आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर एक बात, मोबाइल सब लोग जानते हैं। आप मेरे पास साल भर पढ़ लीजिए, 1.5 साल पढ़ लीजिए, 2 साल, 5 साल पढ़ लीजिए, मेरा मोबाइल कभी नहीं बज सकता। इसका यह मतलब नहीं है कि हमको फोन नहीं आता है, आता है, लेकिन जो काम करते हैं ना उसी में 100% लीन रहते हैं। ठीक है, ये गुण आप अपने भीतर भी लाइए। और आज के डेट में क्या हो गया है जानते, लोग क्षणिकवादी हो गया है, क्षणिक खुशी के पीछे भागता है। जो वास्तविक और लंबा खुशी देता है ना उसके पीछे लोग नहीं भागता है। और आप देश के सीएम, पीएम या एचएम ना, आपका मोबाइल अगर थोड़ा देर बंद रहेगा तो पता नहीं दुनिया उलट पलट जाएगा। समझे? एक चीज का विकास अपने भीतर कीजिए अगर बेहतर करना है जीवन में। तो हमारे संसर्ग में बहुत सारे बीपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जब वो पढ़ाई करता है ना, हम आपको बता रहे हैं, मेरे लिए काम करता है, वो बीपीएससी का तैयारी भी करता है। जब वो पढ़ाई करता है ना तो मोबाइल बंद कर लेता है, मोबाइल को अपने से दूर कर देता है। इस चीज का विकास अपने भीतर कीजिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे। मोबाइल से बचिए। मोबाइल जानते हैं कैंसर है आपके लिए, कैंसर, कैंसर है, नहीं बचिएगा ना, दिक्कत है, भारी दिक्कत। कैंसर का जल्दी इलाज नहीं होता है, समझे? और क्या कहेंगे, ज्यादा कहेंगे ज्यादा हो जाएगा। पहला क्लास में ज्यादा बोलना भी उचित नहीं। तो कुछ दिन के बाद मोबाइल हम छुड़ते भी हैं, ये बात जान लीजिए। गुस्सा आ गया तो हम ये नहीं देखते हैं कि 65,000 का मोबाइल है कि 1 लाख का है, चुरा गया, मिलबो नहीं करता है। तो इसलिए एकदम सिस्टम में, हम अपने बहुत सिस्टम में रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सिस्टम में रहने का प्रयास कीजिए। मोबाइल नहीं बजना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब होते हैं। चलिए, अब यहां पर एक बात जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, राज्य, स्टेट। व्हाट इज स्टेट? राज्य क्या है? ऐसे आप सब लोग जानते होंगे, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर जब राज्य शब्द का जिक्र आता है ना, सामान्य तौर पर जब राज्य शब्द का जिक्र आता है तो हमारे मन में क्या जाता है पता है? जब राज्य शब्द का जिक्र आता है तो हमारे मन में जाता है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नहीं, राज्य का सिर्फ इतना अर्थ नहीं होता है, राज्य का काफी व्यापक अर्थ होता है। राज्य की अगर हम लोग बात करें, स्टेट की अगर हम लोग बात करें, राज्य का काफी व्यापक अर्थ होता है, काफी व्यापक अर्थ होता है राज्य का। और सामान्य तौर पर राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक। राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक। राज्य होने के लिए जो 4 तत्वों का होना आवश्यक है, उसमें एक क्षेत्रफल, एरिया, दूसरा जनसंख्या, पॉपुलेशन, तीसरा सरकार यानी गवर्नमेंट, चौथा संप्रभुता, गलती हो जाएगा वर्ड, सुनिएगा समझिएगा। अंग्रेजी मेरा भी वीक है, हम हिंदी मीडियम वाले हैं। तो सीधे तौर पर आप इस बात को समझिए
कि राज्य होने के लिए 4 गुणों का होना जरूरी है, और राज्य होने के लिए जो 4 गुणों का होना जरूरी है उसमें फूल हटाओ यहां से यार, भगवान पे चढ़ता है उसको हाथ लगेगा। दो जाओ जाओ। राज्य होने के लिए 4 गुणों का होना जरूरी है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। वैसी कोई भी संस्था जिसमें ये 4 गुण मौजूद है वह अपने आप में राज्य है। वैसी कोई भी संस्था जिसमें ये 4 गुण मौजूद है वह अपने आप में राज्य है, वह अपने आप में राज्य है। तो जैसे बिहार भी एक राज्य है। बिहार का अपना क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में जनसंख्या है लगभग 13 करोड़। बिहार में सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। बिहार सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। बिहार सरकार निर्णय लेता है। बिहार सरकार संप्रभुत्व संपन्न है। मतलब बिहार भी अपने आप में एक राज्य है। और दूसरी बात, भारत भी एक राज्य है। भारत देश को भी आप राज्य कह सकते हैं। भारत देश को भी आप राज्य कह सकते हैं। भारत देश को आप राज्य क्यों कह सकते हैं? क्योंकि भारत में भी क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की भी जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ है। भारत में सरकार है। भारत सरकार मोदी जी की सरकार है। इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है, मोदी सरकार में फलना मंत्रालय किसके पास है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा था। जो भी हो, जबकि वहां पर जानते हैं मोदी सरकार नहीं देना चाहिए, गलत है। भारत सरकार देना चाहिए था। भारत सरकार देना चाहिए था, समझे? यानी मोदी सरकार देकर के क्वेश्चन में क्वेश्चन सेटर अपनी मेंटेलिटी को दर्शा दिया। मोदी भक्त होगा वो पक्का। और एक बात हम पॉलिटी पढ़ाते हुए हम बताते हैं, ऐसे मेरे ऊपर भी बहुत तरह का आरोप लगता है। खैर उस आरोप प्रत्यारोप से हमको कोई लेना देना है नहीं। लेकिन एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी पार्टी का झंडा मत उठाइए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा मत उठाइए, और किसी भी राजनेता का जो है ना भक्त बनिएगा, अंधभक्त मत बनिएगा। हमेशा एज ए इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक के तरह सोचना है, भारतीय नागरिक के तरह काम करना है, भारत के नागरिक की तरह सोचना है, भारत के नागरिक की तरह काम करना। एज ए सिटीजन, एज ए इंडियन सिटीजन आप बहुत अच्छा सोच पाएंगे, आप तर्क वितर्क अच्छे से कर पाएंगे। जिस रोज आप किसी खास विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं, फिर उसका बुराई भी आपको अच्छा ही नजर आता है। जैसे जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी खामियां भी हमें अच्छी ही लगती है, और जब उसी से हम नफरत करते हैं ना तो उनकी अच्छाइयां भी हमें खामियों की तरह ही लगता है। इसी वजह से जो है एज ए भारतीय नागरिक, ऐसे हमारे ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगते हैं कि फलना पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिला दें कि ठीक है, भारत में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को मानते हैं हम, लेकिन बोलना उचित है या नहीं है, लेकिन जो सही है वो बोल देते हैं। खैर विवाद होगा। हम आज तक जो है ना, हमको मतलब ये सब नेता उता में बहुत विश्वास नहीं है। आज तक हम मतदान नहीं, हम अपने मत का उपयोग आज तक नहीं। उसके पीछे रीजन है तो बहुत लोग बहुत तरह का बात करता है, लेकिन हम आपको बता दें कि हम किसी का समर्थक नहीं, ठीक है ना। पढ़ाना भी तो है ना, ठीक है। मेरा थोड़ा अलग ही सोच है, समझे? थोड़ा दिन रहिएगा तो मेरे साथ ढल जाइएगा आप, सोच ठीक है लगेगा, मेरा खराब नहीं लगेगा। ऐसे मतदान करना चाहिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना जरूरी है।
तो ठीक है, लेकिन हम आज तक कभी मतदान नहीं किए। ठीक है, चलिए। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या है लगभग 143 करोड़। भारत में भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार है। भारत सरकार संप्रभुत्व संपन्न भी है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना में हम आपको समझाएंगे, लेकिन संप्रभुता का मतलब सरल भाषा में अगर आप समझे तो जैसे हम संप्रभुत्व संपन्न है। कैसे हम संप्रभुत्व संपन्न है? क्योंकि हम अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। हमको दाल भात चोखा खाना है कि रोटी सब्जी खाना है, वो निर्णय हम स्वयं लेंगे। हमको कौन कपड़ा पहनना है, वो निर्णय हम स्वयं लेंगे। हमको कोचिंग में किसको रखना है, वो निर्णय हम स्वयं लेंगे। किसको कोचिंग से निकालना है, वो निर्णय हम स्वयं लेंगे। हमको जिलेबी खिलाना है या नहीं खिलाना है, वो निर्णय हम स्वयं लेंगे। हमारे निर्णय के ऊपर किसी का भी कोई प्रेशर नहीं होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वयं निर्णय ले रहा है और उसके निर्णय के ऊपर किसी भी प्रकार का किसी का कोई दबाव नहीं है, वह संप्रभुत्व संपन्न माना जाएगा। और भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत वर्ष 1947 के बाद से, भारत वर्ष 1947 के बाद से संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना है। भारत वर्ष 1947 के बाद से संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना है। कैसे? इस रूप में हम कह सकते, क्योंकि भारत में भारतीयों के द्वारा निर्णय, भारत सरकार के द्वारा निर्णय भारत को लेकर के 1947 के बाद से लिया जाने लगा। 1947 से पहले भारत के लिए निर्णय भारत सरकार नहीं लेता था, बल्कि भारत के लिए निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट लेता था, ब्रिटिश सरकार लेता। तब 1947 से पहले भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा या नहीं होगा, यह निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगा। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कह दिया कि हां द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा, तब भारत शामिल होता था, नहीं तो भारत शामिल नहीं होता था। लेकिन 1947 के बाद से लेकर आज तक अब भारत सरकार अपना निर्णय स्वयं लेता है। हमको अमेरिका के साथ व्यापार करना है या नहीं करना है, हमको रसिया के साथ व्यापार करना है या नहीं करना है, हमको चाइना के साथ व्यापार करना है या नहीं करना है, भारत सरकार निर्णय स्वयं लेता है। अगर मान लिया जाए भारत का झुकाव व्यापारिक क्षेत्र में चाइना की ओर होता है, अमेरिका जो है दबाव बनाता, लेकिन भारत पर उस दबाव का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। वही अगर भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं होता तो फिर अमेरिका अगर कह दिया कि नहीं आपको चाइना के साथ व्यापार नहीं करना है, नहीं कर सकते। लेकिन भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, भारत के निर्णय के ऊपर किसी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो भारत में भी ये सभी गुण मौजूद है। तब भारत भी अपने आप एक राज्य है, भारत भी अपने आप एक राज्य है, भारत भी एक राज्य है। क्योंकि राज्य होने के लिए जो 4 गुण होना चाहिए, वो चारों गुण भारत में, इस भारत को भी आप राज्य कह सकते। दूसरी बात, राज्य को परिभाषित भी किया गया है। भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में राज्य को परिभाषित भी किया गया है। भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में राज्य को परिभाषित भी किया गया है। राज्य की परिभाषा भारत के संविधान में है और भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। और भारतीय संविधान के जो 2 अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है, एक है अनुच्छेद 12 और एक है अनुच्छेद 36। एक है अनुच्छेद 12 और एक है अनुच्छेद 36। अगर अनुच्छेद 12 की हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है वह फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, फंडामेंटल राइट के संदर्भ में। और अनुच्छेद 36 में जो राज्य को परिभाषित किया गया है वह डीपीएसपी के संदर्भ में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। तो भारतीय संविधान में अगर राज्य की परिभाषा देखी जाए तो भारतीय संविधान में
तो अनुच्छेदों में राज्य को परिभाषित किया गया है, एक अनुच्छेद 12 में और दूसरा अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित राज्य फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, मौलिक अधिकार के संदर्भ में किया गया है, और अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में किया गया है। अब जब आप अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 को पढ़ते हैं, दोनों में बात सेम है लेकिन संदर्भ अलग अलग है। दोनों में बात सेम है लेकिन संदर्भ अलग अलग है। अनुच्छेद 12 में भी वही बात है, अनुच्छेद 36 में भी वही बात है, लेकिन संदर्भ अलग हो जाता है। अनुच्छेद 12 फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 36 डीपीएस। अब जब आप अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 को पढ़ते हैं जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, अब इस संदर्भ में राज्य का मतलब, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के संदर्भ में जब आप जाएंगे तो यहां पर राज्य के अंतर्गत भारत की संसद को रखा गया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की संसद को भी हम राज्य कह सकते। बिहार राज्य को तो बिहार राज्य हम कहिए सकते हैं, राज्य का मतलब तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल हम समझिए सकते हैं, लेकिन राज्य का मतलब हम भारत भी समझेंगे। भारत भी एक राज्य है, और राज्य का मतलब सिर्फ उतना नहीं, राज्य का मतलब सिर्फ उतना ही नहीं, मतलब राज्य का मतलब सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि अगर अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 को पढ़े तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के अकॉर्डिंग राज्य के अंतर्गत पार्लियामेंट भी आता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी आता है। भारत की संसद के अलावा संसद के द्वारा स्थापित संस्था भी आता है राज्य के, संसद के द्वारा स्थापित संस्था भी राज्य के अंतर्गत आता है। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किसी संस्था को स्थापित किया है तो वह भी राज्य के अंतर्गत आएगा। फिर राज्य विधानमंडल, फिर राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राज्य विधानमंडल भी आता है। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का मतलब विधानसभा, विधान परिषद, तो राज्य विधानमंडल भी राज्य के अंतर्गत आता है। राज्य विधानमंडल भी राज्य के अंतर्गत आता है, और सिर्फ राज्य विधानमंडल ही नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संगठन भी राज्य के अंतर्गत आते। राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संगठन भी राज्य के अंतर्गत आते। इसके अलावे पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो पंचायती राज संस्था आता है, जो नगर पालिका आता है, वो भी राज्य के अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था और साथ ही साथ नगर पालिका, ये भी राज्य के अंतर्गत आता है, ये भी राज्य के अंतर्गत आता है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, अगर बात राज्य की जाए, अगर बात राज्य की जाए, राज्य कोई छोटी अवधारणा, बहुत बड़ी और व्यापक अवधारणा है, बड़ी और व्यापक अवधारणा है राज्य। और राज्य का कोई सीमित अर्थ नहीं होता है, बल्कि राज्य का काफी व्यापक अर्थ होता है। राज्य का मतलब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तो समझना ही समझना है, लेकिन राज्य का मतलब भारत देश भी समझना है, राज्य का मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी समझना है, राज्य का मतलब राज्य विधानमंडल भी समझना है, राज्य का मतलब संसद द्वारा स्थापित संगठन भी समझना है, राज्य का मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संगठन भी समझना है।